पिछले अध्याय में हमने राजनीतिक दल, उसकी परिभाषा, गुण और दोषों के बारे में चर्चा की थी। अब हम राजनीतिक दलों के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। मॉरिस डुवर्ग ने राजनीतिक दलों को 3 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला है एक दलीय पद्धति, दूसरा द्विदलीय पद्धति और तीसरा है बहुदलीय पद्धति। इस वर्गीकरण को अप्रतिस्पर्धात्मक और प्रतिस्पर्धात्मक की संज्ञा भी दी जाती है। एक दलीय पद्धति अप्रतिस्पर्धात्मक पद्धति है, द्विदलीय और बहुदलीय पद्धतियाँ प्रतिस्पर्धात्मक पद्धतियाँ हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक दलीय पद्धति। विश्व के साम्यवादी, राजतंत्रात्मक, अधिनायकवादी तथा सैनिक तानाशाही से संचालित शासन व्यवस्थाओं में एक दलीय पद्धति का प्रचलन पाया जाता है। एक दलीय पद्धति में एक दल की प्रधानता होती है अथवा एक दल को संवैधानिक तौर पर मान्यता प्राप्त होती है। माइकल कर्टिस कहते हैं कि एक दलीय पद्धति में सत्तारूढ़ दल या तो अन्य समूहों पर अधिकार रखता है और राजनीतिक विरोध को अपने में मिलाने का प्रयास करता है, या अतिवादिता की स्थिति में सभी विरोधी समूह को शांति विरोधी या शासन के लिए विनाशकारी समझते हुए जो राष्ट्र इच्छा को विभक्त करते हैं उनका दमन करता है। एक दलीय पद्धति को 2 उप श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में एक दलीय पद्धति और दूसरी सर्वसत्तावादी राजनीतिक व्यवस्था में एक दलीय पद्धति। लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में एक दलीय पद्धति दूसरे दलों के अस्तित्व को इनकार नहीं करती। इस व्यवस्था में अनेक दल विद्यमान होते हैं और उन्हें स्वतंत्र रूप से बने रहने की स्वतंत्रता होती है, परंतु वे इस स्थिति में नहीं होते कि एक प्रधान दल का अकेले या संयुक्त रूप से विकल्प प्रस्तुत कर सके। जैसे मार्च 1977 के छठे चुनाव से पूर्व भारत में अखिल भारतीय कांग्रेस, 1923 से 1946 तक तुर्कों की पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी, 75 में पूर्वी बंगाल में अवामी लीग और कीनिया में अफ्रीकन नेशनल यूनियन ऑफ कीनिया इत्यादि एक दलीय पद्धति की पाई जाती है। अब देखते हैं हम एक दलीय पद्धति की विशेषताएं। सबसे पहला इसमें दल और शासन में एकता पाई जाती है। इसमें दल और शासन एक शब्द से बने होते हैं। दल के प्रति निष्ठा राज्य और शासन के प्रति निष्ठा समझी जाती है। दल के संगठन के अनुकूल ही शासन के स्तर होते हैं। इसमें यह कहना कठिन होता है कि दल कहाँ समाप्त होता है और शासन कहाँ शुरू। दूसरा है दल सर्वोच्च निर्देशक शक्ति है। इसमें दल शासन पर छाया रहता है। दल के निर्णय शासन के निर्णय होते हैं। दल निर्णय करता है और शासन उसे लागू करता है। जैसे स्टालिन ने कहा था कि दल सर्वोच्च निर्देशक शक्ति है। कार्टर का मत है कि दल क्रांति का रक्षक है, समाजवादी व्यवस्था का प्रेरक है, आदर्श एवं शिक्षक है। दल सूचना प्रदान करता है एवं दल ही शासक है। तीसरा है राज्य शासन और समाज में भेद का अभाव। इसमें राज्य शासन और समाज में कोई भेद नहीं किया जाता है, हर चीज राज्य के अधीन होती है। चौथा है विरोध की अनुपस्थिति। इसमें एक संकल्प और एक आदेश का सिद्धांत काम करता है। इसमें विरोध अनुपस्थित रहता है। इसमें आलोचनों के स्थान पर स्व आलोचना पर बल दिया जाता है और वह भी निम्न स्तरों पर। पांचवा है नेतृत्व पूजा या व्यक्ति पूजा। इसमें नेता और राष्ट्र को एक मान लिया जाता है। नेता दल और राष्ट्र बन जाता है। इसमें वीर पूजा का सिद्धांत विद्यमान है। फासिस्ट इटली में मुसोलिनी, नाजी जर्मनी में हिटलर, पूर्व सोवियत संघ में लेनिन, स्टालिन और क्रुश्चेव, चीन में माओ त्से-तुंग, ताइवान में चियांग काई शेक, स्पेन में जनरल फ्रांसो, पुर्तगाल में डॉक्टर साल्जर और वर्तमान में हम देखें तो उत्तरी कोरिया में किम जोंग आदि इसके उदाहरण हो सकते हैं। छठा इसमें लोकतांत्रिक केंद्रीकरण। इसमें लोकतांत्रिक केंद्रवाद का सिद्धांत सर्वत्र व्याप्त रहता है। इसमें समय समय पर निर्वाचनों का ढोंग रचा जाता है, परंतु वे आरोपित जनमत संग्रह से अधिक नहीं होते हैं। सातवां नागरिक अधिकारों के स्थान पर कर्तव्यों पर बल। इस पद्धति में नागरिक अधिकारों के स्थान पर नागरिक कर्तव्यों पर बल दिया जाता है। इसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के लोकतांत्रिक सिद्धांत के स्थान पर उत्तरदायित्व, अनुशासन, शिष्ट वर्ग की योग्यता और सीढ़ी नुमा शासन पर बल दिया जाता है। आठवां है बंद दलीय व्यवस्था। इस पद्धति में दल की सदस्यता खुली नहीं होती बल्कि बंद होती है। चीन में साम्यवाद के दल की सदस्यता चीनी नागरिकों के केवल 3% भाग को ही प्राप्त है। नौवां इसमें साम्राज्यवादी नीतियाँ। इस दल की नीतियाँ साम्राज्यवादी, युद्धप्रिय और हिंसक होती हैं।
इसमें युद्ध और हिंसा को मानवीय उपलब्धि की सर्वोच्चतम चरम व्यवस्था कहा जाता है। एक दलीय पद्धति के गुण, सबसे पहला इसमें सुदृढ़ एवं कुशल शासन, इसमें शासन सुदृढ़, कुशल एवं स्थिर रहता है। दूसरा है गुटबंदियों का अभाव, एक दलीय पद्धति में समाज भिन्न भिन्न वर्गों या हितों में विभक्त नहीं होता है और इसमें विघटनकारी ताकतों का ह्रास होता है, इसमें राष्ट्रीय शक्ति का ह्रास नहीं होता है। तीसरा है समय की बचत, इस पद्धति में विषयों पर अनावश्यक वाद विवाद नहीं होता है, अर्थात इसमें विचार विमर्श पर समय नष्ट नहीं होता है। अब देखते हैं हम एक दलीय पद्धति के दोष। सबसे पहला है मानव स्वभाव के विपरीत। मानव स्वभाव एक रूपता नहीं चाहता, वह विविधता चाहता है। साधारण जीवन में मानव एक स्थिति में बना रहना नहीं चाहता, परिवर्तन मानव का स्वभाव है। मनुष्य के जीवन में उसकी आदतों, खान पान, रुचि आदि में परिवर्तन होता रहता है। एक दलीय पद्धति मानव को एक ही सांचे में डालती है, अर्थात यह मानव स्वभाव के विपरीत है। दूसरा है लोकतंत्र का विरोधी। लोकतंत्र का आधार स्वतंत्र विचार विमर्श होता है, एक दलीय पद्धति इस आधार को स्वीकार नहीं करती है। इसमें आलोचनाओं का अभाव होने से विविध विचारों का अभाव होता है। तीसरा है राज्य, समाज और व्यक्ति में भेद नहीं किया जाता है, इसमें राज्य, समाज और व्यक्ति में कोई भेद नहीं पाया जाता है, इसमें व्यक्ति का गौरव और प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है। चौथा है उत्तराधिकार की समस्या, इसमें उत्तराधिकार की समस्या अत्यधिक जटिल होती है, इसमें सत्ता के लिए संघर्ष छिड़ जाता है, इसमें सत्ता का हस्तांतरण शांतिमय साधनों से नहीं हो पाता है। पांचवा है गुटीय भावना। यह कहना गलत नहीं होगा कि एक दलीय पद्धति में वर्ग या गुट विद्यमान नहीं होते, ऐसा नहीं होता तो साम्यवादी दलों में शुद्धिकरण की प्रथा क्यों विद्यमान होती। नेक्स्ट है इसमें दल का स्वरूप खुला नहीं बंद होता है, इसमें आतंक और भय का वातावरण घुटन पैदा करता है, इसमें सेना और गुप्तचरों की भूमिका बढ़ जाती है, इसमें राजनीतिक विरोधियों का निर्ममता के साथ सफाया कर दिया जाता है। एक दलीय व्यवस्था से देश में तानाशाही और अधिनायकवादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता है। एक दलीय पद्धति को राजनीतिक आधुनिकीकरण तथा राजनीतिक विकास के प्रतिकूल समझा जाता है। दूसरे इसमें द्विदलीय पद्धति। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ग्रेट ब्रिटेन की दलीय व्यवस्था को द्विदलीय व्यवस्था का नाम दिया गया है। द्विदलीय पद्धति में दो दलों की प्रधानता होती है, दो प्रमुख दल समय समय पर बारी बारी से सत्ता का उपयोग करते हैं। वे दोनों निर्वाचक मतों के अधिकार भाग को आपस में बांट लेने और विधानमंडल में बारी बारी से बहुमत प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। द्विदलीय पद्धति का यह अर्थ नहीं है कि वहाँ कोई अन्य दल विद्यमान नहीं होते हैं, वो होते हैं, लेकिन वे इतने सक्षम होते हैं, इतने सक्षम नहीं होते हैं और उनकी स्थिति प्राय गौण या महत्वहीन ही होती है। विचारधारा की दृष्टि से द्विदलीय पद्धति को पुनः दो उपश्रेणियों में बांटा जा सकता है। जहाँ दलों की नीतियाँ और प्रोग्राम स्पष्ट और निश्चित होते हैं वहाँ अस्पष्ट द्विदलीय पद्धति होती है, परंतु जहाँ दोनों दलों की नीतियाँ और प्रोग्राम सुस्पष्ट नहीं होते, अर्थात जहाँ दो प्रमुख दलों की विचारधारा में कोई भिन्नता नहीं होती परंतु विषयों के संबंध में उनमें भिन्नता होती है। लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि अमेरिकी दल दो खाली बोतलों के समान है जिसमें प्रत्येक पर दो भिन्न प्रकार की शराब के लेबल चिपके हुए हैं, यानी कि अंदर से चीज़ें एक जैसी ही है। विशेषताएं, पहला है इसमें शासन का निर्माण सरल होता है, इसमें संसद में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है। दूसरा, इसमें वैकल्पिक सरकार सरलता से उपलब्ध हो जाती है। जब कभी सत्तारूढ़ दल विधानमंडल में विरोध मत के कारण गिर जाता है तो विरोधी पक्ष को पहले से ही छाया मंत्रिमंडल के रूप में कार्य कर रहा होता है, शासन की बागडोर संभाल लेता है। तीसरा है इसमें शासन का उत्तरदायी स्पष्ट और निश्चित होता है, इसमें जनता को सही राजनीतिक प्रशिक्षण मिलता है, इसमें दलीय अनुशासन और नियंत्रण कठोर होता है, इसमें दल बदलुओं का बाजार गर्म होता है, इसमें दलों की नीतियाँ स्पष्ट और सुनिश्चित होती है, लोकतांत्रिक नेतृत्व की भूमिका अत्यधिक होती है, इसमें मतदाता भावी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का चयन करते हैं, इसमें संसदीय सर्वोच्चता और विधि के शासन के सिद्धांत विद्यमान होते हैं, राजनीतिक दलों का संगठन सुदृढ़ होता है, राजनीतिक दलों का वर्गीय चरित्र होता है, अर्थात इनके समर्थकों के स्पष्ट वर्ग होते हैं, राजनीतिक दल अधिक उत्तरदायित्व से कार्य करते हैं, वे जनता को अनुचित आश्वासन या प्रलोभन नहीं देते। अब हम देखेंगे द्विदलीय पद्धति के गुण। द्विदलीय पद्धति की प्रशंसा की पात्र रही है। प्रोफेसर लास्की कहते हैं कि यही एक ऐसी पद्धति है
जिसमें लोगों को निर्वाचन के समय प्रत्यक्ष रूप से अपनी सरकार का चुनाव करने का अवसर मिलता है। नेक्स्ट है इसमें पहला है इसमें मंत्रिमंडल के गठन में सरलता। द्विदलीय पद्धति के अंतर्गत मंत्रिमंडल का निर्माण सरल हो जाता है। विधानमंडल में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, राज्याध्यक्ष उसके नेता को शासनाध्यक्ष या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नियुक्त कर देता है। दूसरा है स्थिर एवं कुशल प्रशासन पाया जाता है। इसमें मंत्रिमंडल को विधानमंडल में बहुमत दल का पूर्ण एवं निरंतर समर्थन प्राप्त होता है, अतः उसमें अस्थिरता भयभीत नहीं करती है। स्थिरता होने के कारण दृढ़ता और कुशलता बनी रहती है। तीसरा इसमें दलीय एवं राष्ट्रीय एकता। इसमें दलीय एकता बनी रहती है। इसमें राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ होती है। मंत्रिमंडल का निर्माण एक दल के सदस्य से होता है जिसमें राजनीतिक एकरूपता होती है। इसमें एक सबके लिए और सब एक के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट है निश्चित उत्तरदायित्व। द्विदलीय पद्धति में सत्तारूढ़ दल अपनी त्रुटियों के लिए स्पष्ट रूप से उत्तरदायी होता है। विरोधी पक्ष भी सत्तारूढ़ दल की त्रुटियों और कमजोरियों का पर्दाफाश करने के लिए तैयार रहता है। पांचवा है वैकल्पिक शासन। इसमें विरोधी पक्ष उसी प्रकार से संगठित होता है जिस प्रकार से सत्तारूढ़ दल। जब कभी सत्तारूढ़ दल विधानमंडल में विरोधी मत के कारण गिर जाता है तो विरोधी दल जो पहले से ही छाया मंत्रिमंडल के रूप में कार्य कर रहा होता है तत्काल उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। और लास्ट है सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण। इसमें यह होता है कि दलों में एक मौन समझौता होता है कि वे शासन सत्ता का हस्तांतरण हिंसा या क्रांति द्वारा प्राप्त नहीं करेंगे बल्कि संवैधानिक साधनों द्वारा प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट है द्विदलीय पद्धति के दोष। रैमजे म्यूर कहते हैं कि विधानमंडल के गौरव को कम करती है और मंत्रिमंडल की तानाशाही को जन्म देती है। जिसके दोष निम्न प्रकार हैं। पहला है मंत्रिमंडल का अधिनायकवाद। इसमें संसदीय बहुमत के नशे में मंत्रिमंडल अधिनायक हो जाता है। इसमें कानूनों का निर्माण सर्वसम्मति के आधार पर नहीं होता बल्कि दलीय बहुमत के आधार पर होता है। लॉर्ड हेवर्ट ने इसे नवीन निरंकुशता की संज्ञा दी है। दूसरा है विधानमंडल का गौण महत्व। इसमें विधानमंडल बहुमत के निर्णय को पंजीकृत करने वाला निकाय मात्र बनकर रह जाता है। दल के सदस्यों पर दल के सचेतकों का नियंत्रण रहता है। वे दल की नीतियों का समर्थन करते हैं। तीसरा है लूट प्रथा को प्रोत्साहन। इसमें सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को ही लाभ के पदों पर नियुक्त किया जाता है और विरोधी दल के योग्य सदस्य भी पदों से वंचित रह जाते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्र का दो भागों में विभाजन। इसमें राष्ट्र दो वर्गों में विभक्त हो जाता है। इसमें उम्मीदवारों तथा कार्यक्रमों के दो विकल्प प्रस्तुत किए जाते हैं। इससे मतदाताओं की पसंद सीमित हो जाती है। रैमजे म्यूर कहते हैं कि द्विदलीय पद्धति होने से जनमत का शुद्ध प्रकाशन नहीं हो पाता और बहुत से हितों व मतों की आवाज़ दबकर रह जाती है। और लास्ट है इसमें मतदाताओं के पास चयन का सीमित विकल्प। द्विदलीय व्यवस्था में मतदाताओं के पास चयन का सीमित विकल्प रहता है। उन्हें दो दलों में से ही किसी एक का चयन करना पड़ता है। तीसरा है बहुदलीय पद्धति, मल्टी पार्टी सिस्टम। बहुदलीय पद्धति में अनेक राजनीतिक दल होते हैं। इसमें से कोई भी एक दल निर्वाचन मतों का बहुमत प्राप्त करने या विधानमंडल में बहुमत को स्वयं नियंत्रित करने और शासन सत्ता को संभालने की स्थिति में नहीं होता है। इसमें संयुक्त या मिले जुले मंत्रिमंडलों का निर्माण होता है। इसमें शासन का अस्तित्व अनेक दलों के सहयोग और समर्थन पर निर्भर करता है। विशेषताएं। पहला है इसमें मंत्रिमंडल संयुक्त यानी मिले जुले होते हैं। एक दलीय मंत्रिमंडल सामान्यतः गठित नहीं होते हैं। इसमें मंत्रिमंडल का कार्यकाल अल्प होता है और संयुक्त दलों के सहयोग और समर्थन पर निर्भर करता है। इसमें गठजोड़ और विघटन का क्रम निरंतर बने रहने से दल बदलुओं और अवसरवादियों का बाजार गर्म रहता है। इसमें निर्दलीय सदस्यों का महत्व अधिक होता है। इसमें सरकारी नीतियों का निर्माण सौदेबाजी और मेल मिलाप के आधार पर होता है। इसमें दलीय भक्ति सुदृढ़ तथा एकाग्र नहीं होती है। इसमें शासन में उत्तरदायित्व की भावना का अभाव होता है और इसमें वैकल्पिक विरोध निश्चित और स्पष्ट नहीं होता है। अब देखते हैं हम बहुदलीय पद्धति के गुण। पहला पसंदगी का व्यापक क्षेत्र। द्विदलीय पद्धति में मतदाताओं की पसंदगी का क्षेत्र केवल दो दलों तक सीमित होता है, परंतु बहुदलीय पद्धति में उनकी पसंदगी का क्षेत्र व्यापक होता है। वे उन दलों के प्रत्याशियों की स्वतंत्रता को मत दे सकते हैं जो उनके विचारों के अधिक निकट हो। दूसरा है सही प्रतिनिधित्व।
इसमें समाज के सभी वर्गों और हितों को विधानमंडल में सही प्रतिनिधित्व का अवसर मिल जाता है। इसमें मंत्रिमंडल संयुक्त होते हैं। तीसरा, इसमें अनुकरणशीलता। इसमें सरकार जनता की इच्छाओं का अनुकरण करती है। इसमें लोगों की शासन तक पहुंच सुगम होती है। इसमें भिन्न भिन्न दल सौदेबाजी की स्थिति में होते हैं, अतः शासन उनकी इच्छाओं और धारणाओं का आदर करती है। नेक्स्ट है इसमें निरंकुश बहुमत से मुक्ति। द्विदलीय पद्धति का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें सत्तारूढ़ दल संसदीय बहुमत के नशे में निरंकुश हो जाता है और मनमानी करने लगता है। परंतु बहुदलीय पद्धति में मंत्रिमंडल निरंकुश नहीं हो पाता और विधानमंडल मंत्रिमंडल के हाथों की कठपुतली नहीं बनता। इसमें सभी दल बराबर होते हैं, अतः मंत्रिमंडल को साझेदारों के सुझावों को स्वीकार करना ही पड़ता है। मानव प्रकृति के अनुकूल। बहुदलीय पद्धति मानव स्वभाव के अनुकूल है। मानव केवल 2 मतों में चयन नहीं करना चाहता, वह अनेक मतों में चयन करना चाहता है। जैसे रैमजी म्योर कहते हैं कि राज्य में कम से कम 3 राजनीतिक दल अवश्य होने चाहिए, क्योंकि मानव की 3 मूलभूत राजनीतिक प्रवृत्तियां होती हैं, दक्षिणपंथी, मध्यम वर्गीय और वामपंथी। नेक्स्ट है इसमें प्रशासन में योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति। द्विदलीय पद्धति में मंत्रिमंडल में केवल उन्हीं व्यक्तियों को लिया जाता है जो सत्तारूढ़ दल के सदस्य होते हैं। अन्य दल के सदस्यों को चाहे वे कितने भी योग्य हों प्रशासन में नहीं लिया जाता। इसमें प्रशासन योग्य व्यक्तियों और देश व समाज उनकी सेवाओं से वंचित नहीं रह जाता। बहुदलीय पद्धति में संयुक्त मंत्रिमंडल होने से भिन्न भिन्न दलों के योग्य व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। बहुदलीय पद्धति के दोष। इसमें यह कहा जाता है कि भानुमति के कुनबे के समान होते हैं। मंत्रिमंडल संयुक्त रहता भी है तो वह प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य नहीं कर पाता है। संयुक्त मंत्रिमंडल का कार्यकाल इसलिए अल्प होता है कि क्योंकि इसमें शामिल होने वाले दल अनेक कार्य साधक के आधार पर इकट्ठे होते हैं। दूसरा है विघटनकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा। दलों की बहुलता विघटनकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देती है। इसमें राजनीतिक सहनशीलता कम होती है। भिन्न भिन्न मत रखने वालों के अलग अलग तत्व गहरे बैठ जाते हैं, जो फूट डालकर नए नए छोटे छोटे राजनीतिक दलों को जन्म देते हैं। तीसरा है दलीय नियंत्रण का अभाव। इनमें दलों का अपने सदस्यों पर नियंत्रण ढीला होता है, जिसमें दल बदलुओं और अवसरवादियों का बाजार गर्म हो जाता है। एम ब्रिया का मत है कि फ्रांस में जिस दिन प्रधानमंत्री अपना पद ग्रहण करता है उसी दिन उसके किसी साथी द्वारा उसके पतन का कार्य भी प्रारंभ कर दिया जाता है। मतों का यह व्यापार जहाँ राजनीतिक दुर्बलता करता है वही सार्वजनिक जीवन को भ्रष्ट करता है। चौथा है चुनावी आश्वासनों का पूरा न होना। बहुदलीय पद्धति में द्विदलीय पद्धति की तुलना में कथनी और करनी में गंभीर अंतर होता है, अतः यह चुनाव आश्वासनों को पूरा नहीं कर पाता है। पांचवा है उत्तरदायित्व का अभाव। इसमें उत्तरदायित्व को निश्चित करना कठिन होता है। इसमें प्रत्येक दल श्रेय तो प्राप्त करना चाहता है, परंतु त्रुटियों के लिए वह दूसरे घटक को उत्तरदायी बताता है। छठा है मतदाताओं की कठिनाइयों में वृद्धि। इसमें मतदाताओं की कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। विचारों की विविधता के कारण निरक्षर और अनभिज्ञ मतदाता सही चयन नहीं कर पाता है। सातवां है बहुदलीय पद्धति सदस्यों को विधानमंडल में इतनी अधिक स्वतंत्रता प्रदान कर देती है कि स्थिति अराजकता तक पहुंच जाती है। और लास्ट है इसमें दल के पास संगठन, मानव शक्ति और वित्तीय स्रोतों का अभाव रहता है। किंतु उपरोक्त दोषों के बाद भी बहुदलीय पद्धति स्थिरता उत्पन्न कर सकती है यदि दल स्विट्जरलैंड के दलों की भांति मूलभूत संवैधानिक प्रश्नों और आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था सिद्धांतों पर एकमत हो तो। थैंक यू।